तो आज हमारे हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 14 है, जो कि लास्ट क्लास होगी परहैप्स इस पर्टिकुलर चैप्टर की। हेडिंग डालें रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, तो जैसा कि आपने देखा केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स के अंदर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, तो उसमें फिर हमने देखा था कि भाई चार ड्रास्टिक कंडीशन क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ड्रास्टिक रिएक्शन जाता है, तो उसके कंडीशन पढ़े थे। रेजोनेंस इफेक्ट होता है, तो फिर पढ़ा था भाई हाइब्रिडाइजेशन है, तो इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन है, फिर वो न्यूक्लियोफाइल और एक्स एक तरफ से रिएक्ट कर रहे हैं। फिर हमने ये भी देखा कि नहीं यार, उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए तो उसके ड्रास्टिक कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। फिर उसका हमने मैकेनिज्म देखा था। फिर सेकंड जो कॉन्सेप्ट देखा दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहां पे हमने देखा कि वो भी ड्रास्टिक कंडीशन में ही होता है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे रोटेट कर रहा होता है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो वहां जाके अटैक करता है और अपने आप को वहां कंबाइन करा लेता है। ऑर्थो से ज्यादा स्टेबल क्या होता है, पैरा होता है, जो हम लोगों ने बहुत सारे टाइप ऑफ रिएक्शन देखे, जैसे हम लोगों ने देखा हेलोजिनेशन रिएक्शन, जैसे हमने देखा सल्फोनेशन रिएक्शन, हमने देखा नाइट्रेशन रिएक्शन, फिडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन एंड फिडिलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ये सारा हमने देख रखा है। अब उसी टाइप में एक रिएक्शन होती है रिएक्शन विथ मेटल। जब कभी भी किसी हम हेलो एल्केन को या हेलो एरीन को मेटल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, तो लिखें उसके अंदर पहला नेम रिएक्शन लिखें वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन। थोड़ा सा क्लास 11th के कॉन्सेप्ट में आपको लेके जाऊंगा और आपको याद कराता हूं वुड्स रिएक्शन क्या होती है। WURTZ वुड्स रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, जब आप दो मॉलिक्यूल ऑफ RX को रिएक्ट करते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हीट, ड्राई ईथर और हीट के प्रेजेंस में जब आप ये रिएक्शन कराते हैं तो ये इट इज फॉर्मेशन ऑफ RR, मतलब RR के साथ जुड़ जाता है और साथ में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NaX आपको मिलता है। दिस वाज द रिएक्शन नोन एज वुड्स रिएक्शन। इसको ही आप वुड्स रिएक्शन कहते हैं। अभी एक और रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। यहां पे भी ये जो दोनों अल्काइल ग्रुप थे वो दोनों ऐड हो गए। यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, ये दोनों अराइल ग्रुप हैं, इसको भी हम 2Na के साथ जब रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सेम ड्राई ईथर एंड हीट, होता क्या है, डाइफिनाइल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, डाइफिनाइल फॉर्मेशन। ये जिस प्रकार से R और R आपस में जुड़ रहे थे, वैसे ये वाला जो ग्रुप है वो भी आपस में क्या कर जाता है, जुड़ जाता है, और इस प्रकार से जो प्रोडक्ट बनता है और साथ में आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ NaX। यहां पर भी ट्वाइस ऑफ NaX। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिंग्स रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। ये डाइफिनाइल रिएक्शन है। तो वुड्स में आपने RX के दो मॉलिक्यूल लिए थे, फिटिंग में आपने अराइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लिए थे। अब जरा ध्यान देकर देखिए, मैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन आपको दिखाता हूं। थर्ड इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है उसको जरा ध्यान से देखिए। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में एज द नेम इज सजेस्टिंग, वुड्स ने क्या लिया था, RX लिया था प्लस ट्वाइस ऑफ Na, और फिटिंग ने क्या लिया, अराइल हैलाइड लिया। इन दोनों से मिलकर सेम कंडीशन के अंदर दैट इज ड्राई ईथर और हीट के प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये तो आपका रिंग रहेगा ही, और इस रिंग में क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा, और साथ में आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ NaX। इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन आपने 11 में पढ़ा था और इस साल आपको फिटिंग और वुड्स फिटिंग पढ़ना है। मैं चाहता हूं तीनों एक साथ अगर कॉपी में लिखा रहता है तो याद करना भी आसान हो जाता है और थोड़ा समझना भी आसान हो जाता है। वुड्स रिएक्शन में आपने क्या लिया, हेलो एल्केन, सॉरी आपने लिया हेलो एल्केन, हाँ ठीक ही तो कह रहा हूं, और फिटिंग में आपने क्या लिया, हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन को जब मिक्स करके लिया तो वो वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो गया। तो इस प्रकार से आप रिएक्शन का नाम लिख चुके हैं। लिखिए उसके अंदर, व्हेन एराइल हैलाइड is heated with alkyl halide, when aryl halide is heated with alkyl halide in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, halogen atom is replaced by alkyl group. Halogen atom is replaced by alkyl group and alkyl arene is formed.
alkyl arene is formed, alkyl arene is formed, such reaction is known as Wurtz-Fitting reaction. Such reaction is known as Wurtz-Fitting reaction. यही हो रहा होगा, देखिए ये इस प्रकार से आपका अराइल हैलाइड है, इस तरफ अल्काइल हैलाइड है, बीच में Na है, ये Na इस X और इस X को लेकर निकल जाएगा और ये दोनों ग्रुप जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से यहां पे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। दिस रिएक्शन इज नोन एज Wurtz-Fitting रिएक्शन। तो मैंने जानबूझ के एक ही जगह पर तीनों रिएक्शन कह दिया। इट इज सिंपली एडिशन ऑफ टू हाइड्रोकार्बन्स, दो हाइड्रोकार्बन का एडिशन। तो याद रखिएगा, चाहे वुड्स की बात करें या फिटिंग की बात करें या Wurtz-Fitting की बात करें, इट इज सिंपली द एडिशन ऑफ टू हाइड्रोकार्बन्स। ये भी दो हाइड्रोकार्बन का मिलाव है, ये भी दो हाइड्रोकार्बन ही है, बेंजीन रिंग का मिलाव है, और ये भी दो हाइड्रोकार्बन का मिलाव है। तो हाइड्रोकार्बन के मिलने का रिएक्शन होता है वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन और Wurtz-Fitting रिएक्शन। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये Wurtz-Fitting रिएक्शन लिख चुके हैं, उसके नीचे आपने फिटिंग रिएक्शन भी लिखना है। तो फिटिंग रिएक्शन उसके नीचे लिखिएगा। सेकेंड नेम रिएक्शन इज फिटिंग्स रिएक्शन, FITTING लिख दिया मैंने, सॉरी, फिटिंग IG, फिटिंग रिएक्शन, FITTIG, फिटिंग रिएक्शन। और ये जो प्रोडक्ट बना है, अगर ये CH3 है, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए मैं इसे CH3 मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसे CH3 मान लेता हूं, तो यहां पे क्या लग जाएगा, CH3 लगेगा, और इस रिएक्शन से प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, टॉलीन। तो ये याद रखना है कि Wurtz-Fitting रिएक्शन से आप टॉलीन बना सकते हैं। ये अब आपको क्या रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए कि Wurtz-Fitting रिएक्शन से आप टॉलीन बना सकते हैं। सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी चाहिए वो क्या है कि किसी भी अल्काइल हैलाइड में, किसी भी एल्काइल हैलाइड में या अराइल हैलाइड में आप Na ड्राई ईथर सोडियम हीट डाल रहे हैं, तो वो इसको किस में कन्वर्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आइदर इन डाइफिनाइल और हाइड्रोकार्बन यानी डाई अल्काइल जो भी ग्रुप लगा हो, या फिर टॉलीन या टॉलीन का कोई भी डेरिवेटिव, ये उसमें कन्वर्ट कर लेता है। ये रिएक्शन कई बार बहुत काम में आता है। तो कंपोनेंट याद रखना है, सोडियम ड्राई ईथर हीट विल कन्वर्ट दी हेलो अराइल हैलाइड इनटू अ पर्टिकुलर टॉलीन, अगर वो RX क्या है, CH3X दिया हुआ है। नेक्स्ट फिटिंग्स रिएक्शन लिख लीजिए। फिटिंग रिएक्शन का स्टेटमेंट, इसको लिख लेने के बाद मैं फिटिंग रिएक्शन का स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। राइट, ये आपने लिख लिया ना फिटिंग रिएक्शन, हाँ, उसके नीचे स्टेटमेंट लिखें। व्हेन हेलोएरीन्स रिएक्ट विथ सोडियम, व्हेन हेलोएरीन्स रिएक्ट विथ सोडियम in presence of, when haloarine react with sodium in presence of dry ether, two aryl groups are joined together, two aryl groups are joined together, दो अराइल ग्रुप क्या कर जाते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं। two aryl groups are joined together and diphenyl is formed, इसको डाइफिनाइल बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, फिटिंग रिएक्शन इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ डाइफिनाइल, फिटिंग रिएक्शन इज यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइफिनाइल। कहीं अगर रिएक्शन में डाइफिनाइल बनाना हो तो आप ये पर्टिकुलर रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। डाइफिनाइल इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को, ये नीचे वाला रिएक्शन मिटा दूं, अब नीचे वाला हो गया होगा, मेरे ख्याल से सबने लिख लिया होगा। इस रिएक्शन को भी आप देख सकते हैं कैसे समझा जा सकता है इस रिएक्शन को, वो मैं दिखाता हूं आपको। दिस इज पर्टिकुलर अराइल हैलाइड, इसमें आपने 2Na डाला और इस तरफ भी आपके पास क्या था, एक दूसरा अराइल हैलाइड था जो इस तरीके से रखा गया था। ये X 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na करके निकल गया और यहां से जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, यहां से जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, ये बन गया। तो इस प्रकार से आप रिएक्शन को दिखा सकते हैं। हेडिंग डालें उलेमान्स रिएक्शन, हेडिंग डालें उलेमान, ULLMANN, उलेमान रिएक्शन। ये तीनों नेम रिएक्शन है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, दो Wurtz-Fitting रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन एंड उलेमान रिएक्शन। तीनों का तीनों एक ही काम है, जो क्या करता है, दो हाइड्रोकार्बन को जोड़ता है। उलेमान, ULLMANN, उलेमान रिएक्शन।
राइट, when iodobenzene is heated with copper powder, when heated with copper powder in a sealed tube, diphenyl is formed. In a sealed tube, diphenyl is formed. Such reaction is known as Ullmann's reaction. Such reaction is known as Ullmann's reaction. Twice of iodide जब कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में रखा जाता है तो जो प्रोडक्ट मिलती है, एक्चुअली ये कॉपर पाउडर एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा या रिएक्शन में टेक पार्ट भी लेता है। पाउडर्ड फॉर्म में इसलिए लिया गया ताकि रिएक्शन जो है थोड़ी तेजी से हो सके। तो डाइफिनाइल फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ डाइफिनाइल विल टेक प्लेस। कैसे होगा अभी मैं दिखाता हूं, और साथ में आपको क्या मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा Cu2I2, Cu2I2 एज अ कंपाउंड आपको मिलेगा। फिटिंग रिएक्शन आपने लिख लिया होगा। फिटिंग रिएक्शन में कुछ खास था नहीं, बहुत ही सरल रिएक्शन थी। अब देखें ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही होगी। तो इस प्रकार से यहां पे क्या लगा होगा, आई लगा हुआ होगा, यहां पे ट्वाइस ऑफ कॉपर प्लस वापस से यहां पे क्या लगा होगा, आई लगा हुआ होगा। इस प्रकार से आई और Cu इस तरह से निकल जाएंगे और ये क्या बना लेगा, डाइफिनाइल बना लेगा। द फॉर्मेशन ऑफ डाइफिनाइल विल टेक प्लेस। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, उलेमन्स रिएक्शन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उलेमन्स रिएक्शन कहते हैं। व्हाट इट, हेडिंग डालें रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। ये लिखने के बाद रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, हेडिंग क्या है ये पता है ना आपको, रिएक्शन विथ मेटल्स। पहला रिएक्शन किसके साथ कराया, सोडियम ड्राई ईथर। दूसरा रिएक्शन कॉपर पाउडर, दूसरा भी सोडियम ड्राई ईथर, तीसरा कॉपर पाउडर। सारे मेटल्स के साथ हम रिएक्शन को करवाते जा रहे हैं। अभी चौथा जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में जब आप इसको डालेंगे, क्या कहते हैं उसको, अराइल हैलाइड को डालेंगे तो क्या फॉर्म होता है वो हम लोग देखते हैं। मिटा दूं इस रिएक्शन को, चलिए कोई बात नहीं, मैं नीचे देख लेता हूं। अब देखिए रिएक्शन विद मैग्नीशियम में क्या होगा। सपोज दिस इज Br, इसमें आपने Mg के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराया, ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराया। ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद रखिएगा कई सारे रिएक्शन जो है वो ग्रिग्नार्ड से स्टार्ट होते हैं। तो ग्रिग्नार्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो कि कैसे बनता है, जब आप किसी अराइल हैलाइड को Mg ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है, जहां पे ये अराइल के साथ बना हुआ है। और कई बार R होता है तो अगर यहां पे R ग्रुप लगा होता तो ये अराइल के साथ बनाता। जैसे मैं तुरंत से दिखा भी सकता हूं, मान लीजिए कहीं RBr लगा हुआ है और इस RBr के रिएक्शन आप Mg के साथ कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ अगेन ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपने रिएक्शन किया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RMgBr, RMgBr। और याद रखिएगा इस कंपाउंड की खास विशेषता क्या है, ये वाला जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड बट दिस बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड। ये क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ये इसकी खास विशेषता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान होना चाहिए कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें मैग्नीशियम एक साइड कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और दूसरी साइड पे कौन सा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। गॉट इट। और जितने भी मेटल्स के साथ रिएक्शन हो रहे हैं आप देख पा रहे हैं सारे के सारे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहे हैं। ड्राई क्यों, ड्राई माने आप उसमें वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए। वाटर कंटेंट होगा तो फिर प्रोटिक हो जाएगा, और प्रोटिक हो जाएगा तो ये जो Br निकल रहा है ये H के साथ लेकर भाग जाएगा। तो इन ऑर्डर टू मेक इट ड्राई, एकदम मॉइस्चरस फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, आपको किसी भी कीमत पे वहां पे प्रोटोन यानी H+ नहीं होना चाहिए। इसलिए वो क्या कर रहा है, Br को वहां से गायब करके रखा हुआ है। लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ लिथियम। रिएक्शन विथ लिथियम, लिथियम के साथ रिएक्शन।
जो कि लास्ट रिएक्शन है मेटल्स के साथ, रिएक्शन विथ लिथियम। तो रिएक्शन विथ लिथियम में भी एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है जैसा यहां पर हुआ है Mg के साथ। आपने कुछ भी एक कंपाउंड लिया है, सपोज करिए यहां पर आपने Br ले लिया और इस Br की रिएक्शन आपने Li के साथ कराई है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मेरे ख्याल से अब प्रोडक्ट आपको भी समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा एग्जैक्टली वही जो यहां पे हुआ है Li, और यहां पे क्या लग जाएगा Br, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। तो इस प्रकार से यहां पर भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनाइल लिथियम ब्रोमाइड, दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनाइल लिथियम ब्रोमाइड एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहां पे आपका रिएक्शन विथ मेटल समाप्त हो गया। ध्यान रखने वाली बात यही है कि मैग्नीशियम, लिथियम, कॉपर, सोडियम आप किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, वो रिएक्शन जो है वो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रही है और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है वो उसी हिसाब से दिखाई दे रहा है। किस तरह से? आपने उलेमन्स रिएक्शन देखा, आपने फिटिंग रिएक्शन देखा, आपने वुड्स फिटिंग रिएक्शन देखा। दे वेर दी सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोकार्बन्स, दो हाइड्रोकार्बन्स क्या हो रहे थे, जुड़ जा रहे थे। वेरएस आपने लिथियम और मैग्नीशियम के टर्म्स में देखा तो वहां पे क्या हो रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और LiBr वो एराइल हैलाइड, वो एराइल ग्रुप लग जा रहा है, तो उससे आपका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। और ये दोनों बहुत अच्छे रिएजेंट हैं जो आगे की रिएक्शन को प्रोसीड कराने में मदद करते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले तो ग्रिग्नार्ड बनेगा तब ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको काम में आएगा। तो ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन हो गया, ग्रिग्नार्ड ये है, इसका फॉर्मेशन कर दिया। अब कई सारे रिएक्शन में आप ग्रिग्नार्ड लगा के उसके रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। लास्ट रिएक्शन है दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन है। कुल मिला के केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स के अंदर हमने 4 टॉपिक पढ़ा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल्स एंड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का डेफिनेशन क्लास 11th के नॉलेज पर आप क्या जानते हैं? रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। ये इतना आप जानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं LEO, लियो, लियो मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड RE क्या A, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ, रिडक्शन माने एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये तरीका है याद रखने का। अभी एक और डेफिनेशन उसमें मैं ऐड कर रहा हूं, तो आप रिडक्शन के नीचे 4 डेफिनेशन लिखिए। पहला लिखिए, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लास्ट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कुल मिला के रिडक्शन के कितने फॉर्मूले, कितने वो हो गए 4, कुल मिलाकर कितने डेफिनेशंस हो गए रिडक्शन के? 4 डेफिनेशन। अब ये याद कैसे रहेगा सर कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी रिडक्शन कहलाता है? तो आप ऐसे याद रखेंगे कि ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसका हमने रिमूवल कराया, एडिशन कराया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो रिडक्शन ओनली। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अभी थोड़ी देर पहले वैसे ये रिएक्शन मैंने बोर्ड पर लिखा भी था, इसको आपने क्या किया, ये क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन को आपने निकल एल्यूमिनियम इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ये आपने डाला, NiAl NaOH के प्रेजेंस में आपने ये रिएक्शन कराई। ये रिएक्शन क्या करता है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड से ये Cl को रिमूव कर देगा, और यहां से जो H है, ये H के साथ ये Cl क्या बना लेगा, कंपाउंड बना लेगा। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या किया, रिडक्शन हुआ। हाउ रिडक्शन हैज टेक्स प्लेस, H यहां से हट गया, यानी Cl यहां से हट गया और H यहां पर ऐड हो गया होगा। H का ऐड होना इज ऑल्सो रिडक्शन एंड Cl का निकलना इज ऑल्सो रिडक्शन। तो ये रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, NiAl इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। और भी एक आध मैं आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताता हूं, LiAlH4 मैंने ये भी आपको बताया होगा कि ये भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उसके बाद THF ये भी एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो कुछ 4-5 रिड्यूसिंग एजेंट के नाम आपको भी ध्यान होने चाहिए, ये सब अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको ये पता चले कि किसी भी हैलोजन को
या ऐसे कभी कोई बोल दे कि हैलोजन को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू, हेलोएरिन को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सिंपली बेंजीन, और फिर बेंजीन से आप आगे की रिएक्शन बहुत सारी करवा सकते हैं, तो फिर यहां से यहां जाने के लिए आपको याद रखना होगा कि क्या यूज करना है, मेरे को एक रिड्यूसिंग एजेंट मुझे यूज करना चाहिए। इस प्रकार से आपके रिएक्शंस जो थे वो सारे के सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब और कोई रिएक्शन रह नहीं गया है जो आपको मैं बताऊं। गॉट इट? छोटा सा एक पार्ट रह जाता है, दैट इज पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। तो हेडिंग डालें पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। वैसे ये इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, इसको रिमूव कर दिया गया है, फिर भी मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट बेसिक आइडिया ऑफ पॉलीहैलोजन कंपाउंड आपको होना चाहिए, राइट? पहला जो कंपाउंड है दैट इज डाइक्लोरोमीथेन। द फर्स्ट कंपाउंड इज डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, देखिए डाइक्लोरोमीथेन क्या होता है? डाइक्लोरोमीथेन इज CH2Cl2। डाइक्लोरोमीथेन इज डाइक्लोरोमीथेन, नाम खुद ही बोल रहा है वो क्या है, डाइक्लोरोमीथेन इज CH2Cl2। अब CH2Cl2 जो कंपाउंड है ये कैसे फॉर्म होता है? तो आप कह सकते हैं कि CH4 में आपने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ Hmu, क्या होगा? यहां से CH2Cl2 बनेगा और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl निकलेंगे। कैसे? ये Cl2 होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा, और यहां पे CH4 है, इसमें भी 4 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन इसमें से क्या हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से टूट जाएंगे। टूटने के बाद यहां पर जो 2 Cl बना था वो इस प्रकार से Hmu के प्रेजेंस में टूटेगा, एक Cl इधर आएगा और ये Cl इधर आएगा, और 2 H बाकी दोनों Cl को लेकर क्या कर जाएंगे, इस तरह से कंपाउंड बना लेंगे, तो ये डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप लिख लें, इट इज अ कलरलेस स्वीट स्मेलिंग, इट इज कलरलेस स्वीट स्मेलिंग volatile liquid, it is colorless sweet smelling volatile liquid having low boiling point of 313 Kelvin, having low boiling point of 313 Kelvin, 313 Kelvin, got it? It is prepared industrially, it is prepared industrially, it is prepared industrially by the direct chlorination of methane, direct chlorination of methane in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, sunlight के presence में direct chlorination, क्लोरीन क्या हो रहा है, डायरेक्टली गेटिंग एडेड टू मीथेन, तो डायरेक्ट क्लोरीनेशन का रिएक्शन है। जल्दी से इस रिएक्शन को अपनी कॉपी में लिखें। लिख लिया? इसके नीचे इसके 4 यूजेस हैं, जल्दी जल्दी लिख लें। यूज इज, इट इज यूज्ड एज, पॉइंट नंबर 1, कहां कहां इसको यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड एज, पॉइंट नंबर 1, एज अ सॉल्वेंट एंड ऑल्सो एज पेंट रिमूवर। आप लोग घर में जो हमारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो नेल रिमूवर यूज करती हैं, और नेल पेंट को रिमूव करने के लिए, नेल रिमूवर नहीं, नेल पेंट रिमूवर, पता चला नेल ही रिमूव कर दिया, नेल पेंट रिमूवर। तो देखा होगा वो जो एक लिक्विड आता है व्हाइट कलर का, जिसे आप वो एक कॉटन को लेकर ऐसा ऐसा घसते हैं और वो जो आपने पेंटिंग किया है वो हट जाता है, तो वो उसके काम में आता है। इवन कई बार हम लोग जब डेंटिंग वगैरह कराते हैं कार की, तो वहां पे भी कई बार जो पुराना पेंट है उसको हटा के नया पेंट डालना होता है, तो उसको भी रिमूव करने के काम में आता है। तो कोई भी, या कई बार बहुत ज्यादा कोई रिजिड पेंट अगर दीवार में लग गया है तो उसको भी, अगर वो वाटर रेजिस्टिव है तो उसको भी आप इससे हटा सकते हैं। तो इसका जो बेसिक यूज है वो यही है, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट एंड ऑल्सो एज अ पेंट रिमूवर। ये पेंट रिमूवर के काम में आता है, वो चाहे नेल पेंट हो कि दीवार पेंट हो, पेंट रिमूवर के काम में आता है। इट इज यूज्ड एज, अच्छा एज तक तो लिख चुके हैं,
आप सीधे लिखें प्रोपेलेंट इन एरोजोल। सेकेंड, प्रोपेलेंट इन एरोजोल। एरोजोल क्या होता है? जोल मीन्स स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल, एरो मीन्स एयर में, एरोजोल्स ये पढ़ाए होंगे ना यार किसी चैप्टर में। क्या क्या पढ़ लिया आप लोगों ने फिजिकल में, बताइए तो। सॉल्यूशन क्या बचा हुआ है? सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा दिए? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक, उसी में, ओके, कोई बात। नेक्स्ट, मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट पढ़ेंगे। एरोजोल के बारे में पढ़ेंगे, वो तो पूरा आपको जोल एरोजोल सब पढ़ना है, वहां पे हम लोग पढ़ लेंगे। इट इज यूज्ड एज मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। नेक्स्ट, it is used in the manufacturing of drugs. Manufacturing of drugs, it is used as refrigerant and dewaxing agent. रेफ्रिजरेशन के दरमियान यानी ठंडा करने के काम में भी आता है, तो इसको रिफ्रिजरेंट एंड डीवैक्सिंग एजेंट। वैक्स से कोई चीज अगर बनी है और आपको उसको डीवैक्स करना है, यानी वहां से वैक्स को रिमूव करना है, तो डीवैक्सिंग रिएजेंट की तरह भी ये यूज होता है। डीवैक्सिंग, DEWAXING, डीवैक्सिंग एजेंट। तो ये इसके कुल यूजेस हैं। और रस्टिंग नहीं, मेटल के ऊपर का जो पेंट है उसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि कोई पुराना मेटल है जिसके ऊपर दाग लग गया है, तो आप वो दाग को, स्ट्रेन्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो वो उसके भी काम आता है। बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ पेंट रिमूवर। ओल्ड पेंट को आपको रिमूव करना है तो आप कर सकते हैं, कार के ऊपर लगा हो, फ्रिज के ऊपर लगा हो, कहीं भी अगर ओल्ड पेंट है तो आप उससे रिमूव कर सकते हैं। पर हम लोग तो सिर्फ उसे नेल पेंट रिमूव करने के काम में ले रहे हैं, बाकी इसका इंडस्ट्रियल यूजेस और भी हो सकता है। ये हार्मफुल क्यों होता है? ये इसलिए हार्मफुल होता है, अगर बहुत ज्यादा वो, आपने अगर देखा भी होगा कि जब वो महिलाएं वो नेल पेंट रिमूवर यूज करती हैं तो उससे जो स्मेल आता है वो धीरे धीरे वो डाउजीनेस क्रिएट करता है, बिकॉज वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ बड़ी आसानी से रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन को वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर आपके अगल बगल के ऑक्सीजन को कोई बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर लेगा तो आपके लिए अवेलेबल ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको नींद आने लगेगी। बिकॉज हम लोग एक्टिव रहते हैं जब आपके ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में ज्यादा रहती है। आपने देखा होगा जिस भी आदमी का, या पुरुष का हो या महिला का, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो देखिए वो हमेशा थका थका सा रहता है, वो साला परेशान रहेगा अपने जीवन में। रीजन बीइंग, भाई हीमोग्लोबिन क्या करता है, इट एक्सेप्ट्स दैट ऑक्सीजन विच वी आर टेकिंग इन, तो ऑक्सीजन को क्या करता है, अटैच करता है, शायद एल्वियोली के आसपास में वो घूमता फिरता रहता है, जैसे थोड़ा बहुत मुझे पता है, तो ऑक्सीजन को गेन करता है। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके वो आपके सेल्स में जाएगा तो ऑक्सीडेशन करके आपके फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जितना बायोलॉजी मैं समझ पाता हूं। लेकिन अब ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो फिर कहानी खत्म। उसका तो आपका जो खाना है वो तो टूटा नहीं, ब्रेकडाउन नहीं हुआ और आप कमजोर फील करेंगे। तो देखे होंगे जनरली जिस भी महिला या पुरुष की हीमोग्लोबिन की लेवल डाउन रहती है वो ढीला ढाला टाइप का, थोड़ा वीक टाइप का करके डाउजिंग टाइप का रहता है। लेकिन जिसका ऑक्सीजन लेवल पूरा हाई है, 14-15, बहुत सारे लोगों का देखते हैं, हमारी एक चाची है उनका 14.5 15.5 हीमोग्लोबिन, मतलब मेल्स का जनरली ज्यादा पाया जाता है, फीमेल्स का जनरली कम रहता है। पर कम रहने का इतना कम नहीं, मैं तो देखता हूं कि बहुत सारी लड़कियों का, महिलाओं का 7-8 हीमोग्लोबिन, मर रहा है, आंख उख सब पीला हो गया है, व्हाइट एकदम दिखाई दे रहा है, लालनेस तो है ही नहीं शरीर में, रेडनेस, हो जो लालनेस बोल रहा हूं, रेडनेस रहता ना, हाथ में ऐसे चेक करते हैं ऐसे, हाँ आपका खून लाल है। अच्छा, कभी ब्लड डोनेट करने अगर आप गए हो तो वहां पे भी हीमोग्लोबिन चेक की जाती है। हीमोग्लोबिन अगर आपका अच्छा होगा तो ही आपको ब्लड देने देगा, ऐसे आपको ब्लड नहीं देने देता है। अभी सीन कहीं नहीं होंगे आपका भी ब्लड डोनेट करने। ब्लड डोनेशन में जाएंगे ना तो एक छोटा सा पिन मार के आपका वो ब्लड को एक सॉल्यूशन में डालता है। इफ दैट लिक्विड, दैट ब्लड, योर ब्लड ड्रॉप गेट्स बैक, ऊपर आ गया तो आपको देने देगा। अगर जाके नीचे सेटल होगा, बोलो जाओ बाबू निकलो निकलो, इधर से हटो तुम, तो वो इस तरह का कुछ। अच्छा, उसका भी लॉजिक होगा, क्यों ऊपर आ जाता होगा? हीमोग्लोबिन अगर ज्यादा होगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन अगर ज्यादा होगा तो उसमें एयर कंटेंट होगा तो ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके ऑक्सीजन नहीं है, ब्लड ही है, ब्लड तो भारी होकर नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरेगा तो आपको ब्लड देने नहीं दिया जाएगा। तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो वो जो सूंघते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। ऑक्सीजन को पकड़ लेगा तो आपके इर्द गिर्द के ऑक्सीजन को कम कर देगा, जिसकी वजह से आपको नींद जैसे हालात आने लगेंगे। तो उसको जरा ध्यान से यूज करना है वो नेल पेंट रिमूवर को। लिखिए, इट इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज हार्मफुल
for the human central nervous system. Second, harmful effect. Direct contact with eye can burn the cornea. कॉर्निया आंखों का कुछ चीज होता है ना, परत जो होता है, तो बोले डायरेक्ट कांटेक्ट अगर हो गया तो उसको बर्न कर देगा, ऐसे बोल रहे हैं. डायरेक्ट कांटेक्ट विथ आई कैन बर्न दी कॉर्निया. नेक्स्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ स्किन कॉजेज इंटेंस बर्निंग. डायरेक्ट कांटेक्ट विथ स्किन कॉजेज इंटेंस बर्निंग. उस बर्निंग को कॉम्पेंसेट करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? एल्कोहल. एल्कोहल क्या है? वो ठंडक प्रदान करता है. एल्कोहल ठंडक प्रदान करता है, अंदर, शरीर के अंदर नहीं, बाहर, क्योंकि वो काफी वोलाटाइल होता है, वो तुरंत से हट जाता है. ये अभिजीत पूरा हंस रहा है. एल्कोहल, बोले हाँ सर ये तो ठंडक प्रदान करता है, मैंने हाल फिलहाल ही इसको लिया था, है ना अभिजीत? हाँ कह रहा था हाफ नहीं सर फुल चलेगा. हाँ नहीं 10 रुपया वाला नहीं है. नेक्स्ट, सेकेंड लिखे क्लोरोफॉर्म. सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज क्लोरोफॉर्म. व्हाट इज क्लोरोफॉर्म? CHCl3 यानी फर्दर एक और क्लोरीन गेट्स एडेड इनटू इट. और क्लोरोफॉर्म का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, क्लोरो, CHLORO नो, क्लोरोफॉर्म कहां सुना होगा? क्लोरोफॉर्म का नाम CHCl3. हाँ, बेहोश करने के काम में आता है, बेहोश करने के काम में, और रुमाल लगा के और जो सुंगा देते क्लोरोफॉर्म सुंगा के. लिखिए, क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. Chloroform is slowly oxidized by air in the presence of light to an extremely poisonous gas. Chloroform is slowly oxidized by air in the presence of light to an extremely poisonous gas called carbonyl chloride. Carbonyl chloride, also called as phosgene, 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 in the presence of light to an extremely poisonous gas carbonyl chloride, also called as phosgene. Twice of CHCl3 in presence of oxygen, sunlight, oxygen and sunlight, ये क्या करता है? अपने आप को फॉस्जीन में कन्वर्ट कर लेता है. दैट इज Cl, C डबल बॉन्ड O, Cl, और साथ में आपको क्या मिलता है? इसके ट्वाइस ऑफ HCl. ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें ये फॉस्जीन है जो काफी पॉइजनस गैस है, और ये रिएक्शन हमेशा किसके प्रेजेंस में होती है? सनलाइट के प्रेजेंस में. इसलिए क्लोरोफॉर्म को हम हमेशा डार्क कलर्ड बक्से में, बॉटल में स्टोर करते हैं. दिस इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल. उसका रीजन यही है कि अगर डार्क कलर्ड बॉटल में आप उसे नहीं स्टोर करेंगे तो सनलाइट तो हमेशा ही पास रहता है, ऑक्सीजन भी रहेगा, वो तुरंत से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉस्जीन में, और फिर आपको दिक्कत हो सकती है. डन. नेक्स्ट, यूजेस लिखिए इसका, कहां कहां यूज में आता है. इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट्स फॉर फैट्स, आयोडीन etc. It is a laboratory reagent. Used in medicines, मेडिसिन बनाने के काम में आता है. Used in the production of फेरोन रेफ्रिजरेंट R22. नाम सुना है R22 का? कोई अगर एसी में गैस रिफिल कराता है तो आजकल एक नया गैस आया है जो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री है. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री होने से क्या होगा? CFC को क्या बोलते हैं? दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन में मदद करता है. तो अभी हम CFC नहीं चाहते, वी नो मोर रिक्वायर्ड CFC, तो उसको
CFC में ना कन्वर्ट करे, इसके लिए आप एक नया वेरिएंट ऑफ गैस यूज करते हैं, दैट इज R22 गैस, जो कि क्लोरोफॉर्म से ही बनता है। तो इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फिरोन रेफ्रिजरेंट R22. It is used as anesthetic. It is used as anesthetic. तो एनेस्थेसिया के काम में आता है। अगर आप उसको किसी को सुंघा दीजिएगा तो आदमी, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वीक डाउन कर देता है, वो स्लो कर देता है, तो आपको वो सेंस आना बंद हो जाएगा। हार्मफुल इफेक्ट वापस से वही, हार्मफुल इफेक्ट इनके भी वही है। स्किन पे अगर गिर गया तो बर्निंग सेंसेशन होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर सकता है यानी वीक कर सकता है, और किडनी वगैरह को भी डैमेज करता है, क्योंकि अगर ये फॉस्फीन गैस आप बहुत ज्यादा अगर आप सूंघ लेंगे तो आपके किडनी को डैमेज कर देगा। तो 3 इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं। एक तो आप भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर रहा है, लिख दीजिए, इट इफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, इट इफेक्ट द किडनी ऑफ अ पर्सन। अगर आप फॉस्फीन गैस को इनहेल कर लेते हैं तो किडनी को ही परेशानी हो सकती है, और स्किन के ऊपर अगर गिर जाए तो बर्निंग सेंसेशन भी होगा, और सोर समझते हैं ना, कई बार जल जाता है स्किन, तो सोर भी क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कमजोर कर रहा है, किडनी को हैम्पर कर रहा है, और स्किन को दिक्कत पहुंचा रहा है। नेक्स्ट लिखें, आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज आयोडोफॉर्म। अब Cl3 के जगह पर क्या आ गया, I अगर आ जाए, दिस इज CHI3, तो इसको क्लोरोफॉर्म की जगह क्या बोलेंगे, आयोडोफॉर्म बोलेंगे। क्लोरोफॉर्म की जगह इसको क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म बोलते हैं। आयोडोफॉर्म, IODO, आयोडोफॉर्म। CHI3, दिस इज आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म लिखिए, इट इज अ येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, it is yellow color crystalline solid, it is yellow color crystalline solid with characteristic unpleasant odor, unpleasant odor, स्मेल काफी खराब होता है, और जनरली देखे होंगे लेबोरेटरीज में इसका स्मेल बहुत ज्यादा आता है, बिकॉज सारे के सारे रिएक्शन जो है वो लगभग क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में कराए जाते हैं, आयोडोफॉर्म के प्रेजेंस में। लिखें यूजेस, लिखें, it is used as antiseptic, it is used as antiseptic। ये एंटीसेप्टिक की तरह क्यों काम करता है, CHI3 में जब आप एयर मॉइस्चर के प्रेजेंस में जब इसको आप रिएक्ट कराते हैं तो आपको मिलता है I2 + CO2 + H2O, आपको I2 + CO2 + H2O मिलता है। और ये जो आपने I2 लिया है, I2 क्या है, एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। क्यों, लाल दवा का नाम सुना होगा, लाल दवा जो होती है वो आयोडीन ही होती है, तो आयोडीन बहुत तरीके से एंटीसेप्टिक यानी वहां के जो बैक्टीरिया है ये सबको मारने के काम में आता है। बाकी बायोलॉजी के लोग ज्यादा अच्छा समझेंगे इसके बारे में। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड यूज, ये एक यूज है क्योंकि एंटीसेप्टिक की तरह इस तरह से यूज होता है क्योंकि आयोडीन मिलता है, और आयोडीन एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक चीज है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में भी यूज में आता है। नेक्स्ट, टेट्राक्लोरोमीथेन, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, टेट्राक्लोरोमीथेन दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन दैट इज CCl4, दैट इज CCl4 क्या होगी, वापस से CH-Cl3 में एक और Cl2 जब आप ऐड कर दीजिएगा इन प्रेजेंस ऑफ H-म्यू, तो लास्ट H है वो भी क्या कर जाएगा, निकल जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, दिस कंपाउंड। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इस तरह से इसको तैयार किया जाता है। कौन सा, आयोडोफॉर्म हार्मफुल नहीं है, बस ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज में आता है, और इसकी सबसे जो खराब बात है इसका अनप्लीजेंट स्मेल। तो इसके अनप्लीजेंट स्मेल को हटाने के लिए हम इसमें कुछ ना कुछ ऑइंटमेंट जो भी बन रहे हैं सब में मेजर कंपोनेंट यही रहता है।
तो उसमें कुछ अच्छा उसको प्लीजेंट स्मेल बनाने का कोशिश किया जाता है कुछ चीजें ऐड करके। टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड, इट इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड with silky smell. God knows what is this smell. It is a colorless oily liquid with silky नहीं है, sorry, sickly smell है। मैं कह रहा silky smell क्या होता है? sickly smell. God knows sickly smell मतलब मेरे को लगता है शायद बीमार टाइप का जो एक महक होता होगा, ऐसे कुछ होता होगा, पता नहीं। I don't know what this smell is actually. Its boiling point is 350 Kelvin. Its boiling point is 350 Kelvin और ये उसका रिएक्शन है जिसमें वो रिएक्शन हो रही है CCl4 की। यूजेस लिखें इसके नीचे, यूजेस लिखें। It is used as propellants for aerosol cans. It is used as propellants for aerosol cans. aerosol cans में ये propellant की तरह यूज होता है। can, CAN, can माने जो बोतल उतल ढक्कन उक्कन नहीं होता वो। It is used in as fire extinguisher. It is used as fire extinguishers. क्यों ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होगा? कि एक बहुत अच्छा ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने वाला चीज है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन को अपने पास अगर रख लेगा तो जो आग लगने के टाइम पे जो ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट होगा उसको छीन के ले आएगा। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लीड टू दी एग्जीबिशन ऑफ माने एक्सटिंक्शन ऑफ फायर। तो ये इसके काम में आता है। नेक्स्ट लास्ट कंपाउंड DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये एग्जाम्पल ये कई बार पूछा भी जाता है, इसका सिर्फ नाम ही पूछ लेते हैं क्योंकि इसका नाम ही और स्ट्रक्चर ही लोगों को नहीं पता रहता है। लेकिन डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज H, दिस इज कार्बन और इसके ऊपर 3 क्लोरो लगे हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये 2 कार्बन है ना, एक ये और एक ये। तो ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। दिस इज DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT। पॉल मुलर, PAUL, पॉल मुलर, Paul Muller was awarded Nobel Prize in Medicine. Paul Muller was awarded Nobel Prize, PAUL, Paul MULLER, Muller was awarded Nobel Prize in Medicine in the year 1948 for this discovery. For this discovery. क्या डिस्कवर किया भाई साहब ने? ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड डिस्कवर किया जिसका नाम था DDT। यूजेस, इट इज यूज्ड एज पावरफुल इंसेक्टिसाइड, इट इज यूज्ड एज पावरफुल इंसेक्टिसाइड। तो जो यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, कीड़ा मकोड़ों को मारने के लिए फार्मर लोग, सबसे सस्ता और सबसे पावरफुल इंसेक्टिसाइड अगर कोई है तो DDT है। और DDT आपको किसी भी किसान का जो केंद्र है, आजकल जो कृषि केंद्र जिसको बोलते हैं, जहां पर मोदी जी के द्वारा वो सब फ्री में वितरण किया जा रहा है सस्ते दामों में, वहां DDT आपको फ्री में मिल जाएगा अगर आप किसान हैं तो। नेक्स्ट, इट इज पॉपुलरली वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट मॉस्क्यूटोज। मॉस्क्यूटोज और मक्खी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइसेस, हाउस फ्लाई। लाइसेस किसको बोलते हैं? ये जो जू जो होता है बाल में,
तो लाइसेस और मॉस्किटोस के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करता है। तो इट इज पावरफुल, वेरी पॉपुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट मॉस्किटोस एंड LICES, लीस, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो चेक कर लीजिएगा। इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट यही है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अभी एक एरिया ऑफ रिसर्च आपके अंडर एक दिखाई दे रहा है, अगर कोई केमिस्ट्री से या बायोकेमिस्ट्री से अपना फ्यूचर बनाना चाहता है कि आप एक इस तरह का पावरफुल एक इंसेक्टिसाइड बनाएं जो कि बायोडिग्रेडेबल नेचर का होना चाहिए, रिसर्च कर सकते हैं ना इसके ऊपर। तो लिख दिए हार्मफुल इफेक्ट, DDT इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड extremely stable compound which act as water pollutant and kills aquatic animal thus imbalancing the water ecosystem. DDT is non biodegradable and extremely stable compound which act as water pollutant and kills aquatic animal thus imbalancing the water ecosystem. वाटर के इकोसिस्टम को खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने अपने खेत में इसका छिड़काव किया है और इस छिड़काव के बाद बारिश हो गई, तो बारिश का पानी वो सारे चीजों को लेकर नदी तक पहुंच गया, और नदी में अगर गया तो वहां के एक्वेटिक सिस्टम को ये क्या कर देगा, क्योंकि ये तो इंसेक्ट को मारने वाली चीज है, अगर कोई इसको कंज्यूम कर लेगा तो वो मछली या जानवर भी मर जाएगी। जिसकी वजह से ज्यादातर ऐसा बोला जाता है कि मछली यानी मांस माछ का सेवन बारिश के टाइम में नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम इतना ज्यादा बुद्धि लोग नहीं लगा देते कि क्यों नहीं करना चाहिए। बारिश के टाइम में क्या होता है कि जो भी धरती पर गंदगी है वो धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ती है, नदी की ओर बढ़ती है। तो नदी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो उसी को खा पी के बड़े होंगे। मान लीजिए कोई केमिकल को वो खा लिया, तो खाने के बाद वही केमिकल को मार के, वो मछली को मार के आप खा रहे, तो वो केमिकल आपके अंदर आ गया, तो इस तरह से हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि सावन के महीने में, मतलब सावन का जो ये कार्यकाल चलता है अपना 1 महीने का, अभी जो 3 महीने का समय है, बहुत आदमी तो 1 टाइम खाना खाता है, 3 टाइम भी खाना नहीं खाता, क्योंकि ये जो 3-4 महीने का समय होता है इसमें ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। वो नींद का एक बहुत बड़ा उपाय रहता है। बहुत ज्यादा अगर खा लीजिएगा तो नींद आएगा, और धीरे धीरे दिन जो है वो क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। इस तरह से लोग बोलता है कि मांस माछ जो है यानी मछली और नॉनवेज का सेवन ये सावन भादो ये सब में नहीं करना चाहिए। तो इसका लॉजिक यही है कि धरती के ऊपर के जो भी कचरे हैं सब बारिश की मदद से कहां चले जाते हैं, पानी में, और पानी के ही वो चीजों को खा खा के वो मछलियां बड़ी हो रही है, या उन्हीं मछलियों का जो गार्बेज है वही सब चिकन को खिलाया जाता है, जो चिकन खा खा के फिर उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसलिए लोग मना करते हैं कि सावन भादों में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और कोई विशेष कारण नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वज कितने होशियार थे कि वो ऐसे एक सिस्टम रख दिए कि सावन भादों में भोला हुआ का पूजा करना रहता है, 1 महीना 2 महीना मत खाइए। भगवान के साथ जोड़ दिए साइंस को, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। सिंपली साइंस बोलेंगे बेहुदा तुम क्या जानता है, हम जहां से ला रहे हैं वहां पे थोड़ा होता है ऐसा, तो तुम उसके साइंस से ऊपर उठ जाओगे। तो इसलिए वो लोग भगवान के साथ जोड़ दिए कि नहीं भोला हुआ का पूजा होता है, इसलिए वहां पे आपको नहीं खाना है। समझ रहे हैं हाउ लॉजिकल दे वेयर। एनीवेज, तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया, इंक्लूडिंग ऑल दोज एक्स्ट्रा कंपाउंड जो कि आपके सिलेबस में नहीं था, पर मैंने कहा शायद पढ़ा देना चाहिए, कहीं बाई चांस ऑब्जेक्टिव में इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या काम करता है, इसका क्या यूजेस है, क्या हार्मफुल इफेक्ट है, तो वो भी आपका कवर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगली क्लास में हम लोग अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर स्टार्ट करेंगे।